हेलो गाइज, आज हम जो कहानी सुनाने जा रहे हैं यह कहानी एक हॉरर कहानी है। इस कहानी का नाम है चुड़ैल की दुख भरी कहानी। चलिए सुनाते हैं। रमेश बाबू अपने कार्यालय में अपने सीट पर बैठकर फाइलों को उलट पुलट रहे थे। उनका कार्यालय ग्रामीण क्षेत्र में था, जहां जाने के लिए कच्ची सड़कों से होकर जाना पड़ता था। अरे इतना ही नहीं, कार्यालय के आसपास में जंगली पौधों की अधिकता थी। कहीं कहीं तो ये जंगली पौधे इतने सघन थे कि एक घने जंगल के रूप में दिखते थे। कार्यालय के मुख्य दरवाजे को छोड़ दे तो बाकी हिस्से पूरी तरह से घास फूस आदि से ढके लगते थे। कार्यालय के कमरों की खिड़कियां आदि पर लंबे लंबे घास फूसों का साम्राज्य था। दिन में भी कार्यालय में एक हल्का अंधकार पसरा था, जिससे ऐसा लगता था कि यह कार्यालय हरी भरी वादियों में शांत मन से बैठा हुआ है, किसी गहरे चिंतन में डूबा हुआ हो। क्योंकि इस कार्यालय में कुल कर्मचारियों की संख्या मात्र 5 ही थी, जिनमें से एक राम खिलावन थे, जो चपरासी के रूप में यहाँ अपनी सेवा दे रहे थे। राम खिलावन ही वह व्यक्ति थे जिनके कार्य व्यवहार से यह शांत कार्यालय कभी कभी मुखर हो उठता था और कर्मचारियों की हंसी ठिठोली से जाग उठता था। राम खिलावन जी पास के ही एक गांव में रहने वाले थे और प्रतिदिन कोई न कोई असहज घटना कार्यालय के बाकी 4 कर्मचारियों को सुनाया करते थे। वे विशेषकर जब भी कार्यालय में प्रवेश करते तो सबसे पहले रमेश बाबू के कमरे में जाते और राम राम कहने के साथ ही शुरू हो जाते कि बाबू, कल तो गांव में गजब हो गया था। रामदैया को जंगल में चुड़ैल ने पकड़ लिया था, तो मनोहर का सामना एक भयानक भूत से हो गया था। जब तक राम खिलावन जी सभी कर्मचारियों से मिलकर कुछ भूत प्रेत गांव गड़ा की बातें नहीं बता लेते, उन्हें चैन नहीं पड़ता था। कोई कर्मचारी राम खिलावन की बातों को सहजता से सुनता तो कोई केवल हाँ हूँ करके और कान नहीं देता और उन्हें स्टोव जलाकर चाय बनाने के लिए कह देता या पानी ही मांग करके उनसे बचने की कोशिश करता। पर राम खिलावन की बातों को रमेश बाबू बहुत ही सहजता से सुनते और पूरा ध्यान देते। बीच बीच में हाँ हूँ करने के साथ कुछ सवाल भी पूछते। एक दिन की बात है, राम खिलावन जी कार्यालय थोड़ा जल्दी ही पहुँच गए और सीधे रमेश बाबू के कमरे में घुस गए। पर उस समय रमेश बाबू अपनी कुर्सी पर नहीं थे, शायद वे अभी कार्यालय पहुँचे ही नहीं थे। राम खिलावन थोड़ा डरे हुए सहमे लग रहे थे और बार बार अपने माथे पर आ रहे पसीने को गमछे से पोंछ रहे थे। वे ज्यों ही कमरे में बाहर निकले, त्यों ही कार्यालय के प्रांगण में उन्होंने रमेश बाबू को अपनी साइकिल को खड़ा करते हुए देखा। वे दौड़कर रमेश बाबू के पास पहुंच गए और बिना जैरमी किए ही हकलाकर घबराकर बोले, बाबू बाबू, कल रात तो गजब हो गया। मेरा पूरा परिवार आफत में आ गया है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। रमेश बाबू ने उन्हें अपने कमरे की ओर चलने की इशारा करते हुए आगे आगे तेजी कदमों के साथ अपने कार्यालय कक्ष में प्रवेश किया। फिर एक कुर्सी पर राम खिलावन जी को बैठने का इशारा करते हुए अपने झोले को वहीं मेज पर रखकर एक गिलास पानी लेकर कक्ष के बाहर आकर हाथ धोए। उसके बाद कमरे में लगी हनुमान जी की फ़ोटो को अगरबत्ती दिखाने के बाद अपनी कुर्सी पर बैठते हुए राम खिलावन जी से बोले, राम खिलावन जी, अब आपने बात पूरी विस्तार से बताइए। उनकी अनुमति मिलते ही राम खिलावन जी कहना शुरू किए, बाबू, कल मैं जब शाम को घर पहुंचा तो पता चला कि मेरी बहू कुछ लकड़ी आदि की व्यवस्था करने जंगल की ओर गई थी और वहीं उसे किसी चुड़ैल ने धर लिया। वह उधर इधर जंगल में भटक रही थी, तभी कुछ गांव बकरी के चरवाहे की नज़र उस पर पड़ी। वे लोग स्थिति को भाप गए और मेरी बहू को घर ले आए। फिर गांव के ही सोखा बाबा ने झाड़ फूँक की। उसके बाद उस चुड़ैल से छुटकारा मिला, पर आज सुबह फिर से उस पर चुड़ैल हावी हो गई। सुबह से ही सोखा बाबा उसे उतारने में लगे हैं, पर वह छोड़कर जाने का नाम नहीं ले रही है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। राम खिलावन की बातों को सुनकर रमेश बाबू थोड़े गंभीर हुए और अचानक पता नहीं क्या सूझा कि हंसने लगे।
रमेश बाबू की यह हालत देखकर राम खिलावन जी तो और हक्के बक्के हो गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि आखिर इनको हो क्या गया है। कहीं इन पर भी तो किसी भूत प्रेत का साया नहीं पड़ गया। अभी राम खिलावन जी यही सब सोच रहे थे, तभी रमेश बाबू अपने कुर्सी पर से उठे और बिना कुछ बोले राम खिलावन को अपने पीछे आने का इशारा करते हुए कमरे से बाहर निकल गए। कमरे से बाहर निकलकर रमेश बाबू पास ही एक झाड़ी से कुछ पत्तों को तोड़ा और मन ही मन कुछ मंत्र बुदबुदाए। फिर राम खिलावन को उन पत्तों को देते हुए बोले कि आप इसे पीसकर अपनी बहू को पिला दें और अपने घर पर ही रुकें। मैं कार्यालय में कुछ ज़रूरी कामकाज का निपटा कर अभी 1-2 घंटे में आपके घर पर पहुंचता हूं। राम खिलावन जी बिना कुछ बोले केवल सिर हिलाए और उन पत्तों को लेकर घर की ओर बढ़े। रास्ते में उन्हें केवल एक ही बात खाए जा रही थी कि रमेश बाबू को यहाँ आए 3 साल हो गए, पर उन्होंने इस बात का जिक्र कभी नहीं किया कि वे भूत प्रेतों को उतारना भी जानते हैं। कहीं वे मजाक में तो इन पत्तों को तोड़कर झूठ मूठ में कुछ बुदबुदा कर मुझे नहीं दे दिए, पर रमेश बाबू ऐसा नहीं कर सकते। वे तो बहुत गंभीर आदमी हैं और हमारी सारी बातों को भी बहुत गंभीरता से लेते हैं और समय समय पर ही हमारी मदद भी करते हैं। ना, वे मेरे साथ मजाक नहीं कर सकते। यही सब सोचते सोचते राम खिलावन जी घर पहुँच गए। घर के बाहर 10-15 गांव घर के ही लोग बैठे नजर आए। एक खटिया पर सोखा बाबा भी बैठकर लोगों को से कुछ बातचीत कर रहे थे। राम खिलावन जी को देखते ही सोखा बाबा बोल पड़े, राम खिलावन, यह चुड़ैल तो बहुत ढीठ है। रात को छोड़ दी थी पर सुबह फिर से आ गई है। 1-2 घंटे मैंने कोशिश किया पर छोड़कर जाने का नाम ही नहीं ले रही है। अभी भी आंगन में नाच कूद रही है। मेरे मंत्रों का अब तो उस पर कुछ असर नहीं रहा है। यहाँ तक कि मेरा भी मजाक उड़ा दी। इतना सब होने के बाद भी मैं उसे छोड़कर बाहर आकर बैठ गया हूँ। मैं अब कुछ नहीं कर सकता। मेरा जितना पावर था वह सब आजमा लिया। राम खिलावन जी सोखा बाबा के ही बगल में बैठते हुए अपनी लड़की को आवाज़ लगाएं। उनकी लड़की घर में से दौड़ते हुए बाहर निकली। फिर राम खिलावन जी ने उन पत्तों को उसे देते हुए कहा कि अभी इसे पीसकर बहू को पिला दो। अगर ना नूर करती है तो ज़बरदस्ती पिलाओ। इसके बाद राम खिलावन की लड़की उन पत्तों को लेकर घर में गई। उन पत्तों को पीसकर अभी अपने भाभी को पिलाई। अरे यह क्या! एक घूंट अंदर जाते ही राम खिलावन जी की बहू तो काफ़ी शांत हो गई और वह आंगन में ही एक तराई पर बैठ गई। अब उसके व्यवहार में काफ़ी अंतर था। उसका कूदना नाचना बंद हो गया। राम खिलावन जी की लड़की दौड़ते हुए घर में बाहर से निकली और राम खिलावन जी की ओर देखते हुए बोली, बाबू भौजी को अब आराम हो गया है। वे आंगन में ही सब अब शांति से बैठ गई है। बाहर जितने लोग बैठे थे वे सब हतप्रभ हो गए। आखिर जो चुड़ैल इतने बड़े सोखा से बस में नहीं आई, वह 2-4 पत्तों को पिलाने से कैसे बस में आ सकती है? आखिर वे कैसे पत्ते थे? क्या किसी धर्म स्थान से लाए गए थे या किसी बहुत बड़े पंडित, ओझा, सोखा आदि ने दिए थे? वहाँ बैठे लोगों में से एक ने राम खिलावन जी की ओर देखा और कुछ बोले। इससे पहले ही राम खिलावन ने उन पत्तों के बारे में बता दिया। सभी लोग बिना देखे उस रमेश बाबू के प्रति नतमस्तक हो गए। सोखा बाबा ने कहा कि वास्तव में आपके रमेश बाबू तो बहुत पहुँचे निकले। जिस चुड़ैल को मैंने बस में करने के लिए सारे हथकंडे अपना लिए, उसे उनके मात्र 2-4 पत्तों ने बस में कर लिया। फिर तो राम खिलावन जी थोड़ा तन कर बैठ गए रमेश बाबू की गणना करने। अभी वे लोग आपस में बात ही कर रहे थे, तभी रमेश बाबू की साइकिल वहाँ रुकी। रमेश बाबू को देखते ही राम खिलावन जी दौड़कर रमेश बाबू के हाथ से साइकिल लेकर खुद ही खड़े करते हुए बोले, रमेश बाबू, आपके पत्ते ने तो कमाल कर दिया। अब बहू काफ़ी अच्छी है और शांत से आंगन में बैठी है। रमेश बाबू के इतने कहते ही वहाँ बैठे सभी लोग खड़े हो गए और रमेश बाबू की जयरमी करने लगे। रमेश बाबू सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए उन लोगों के बीच ही एक खाट पर बैठ गए। फिर रमेश बाबू ने राम खिलावन की बहू को घर के बाहर बुलवाया। वह काफ़ी शांत थी, पर
रमेश बाबू को लगा कि अभी भी वह चुड़ैल यही है और पत्ते का असर खत्म होते ही फिर वो से इसे जकड़ लेगी। रमेश बाबू ने राम खिलावन जी की बहू को अपने पास बैठने का इशारा करते हुए कुछ मंत्र बुदबुदाने लगे। अरे यह क्या? राम खिलावन जी की बहू घबरा कर बोली, मुझे छोड़ दीजिए, मैं जा रही हूँ। मैं अब कभी नहीं इसे पकड़ूंगी। मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए, मैं जल रही हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। इस चुड़ैल को इस तरह गिड़गिड़ाते हुए देखकर राम खिलावन जी की काफ़ी हिम्मत बढ़ गई। वह बोल पड़े, रमेश बाबू इसे छोड़िएगा मत, इसे जलाकर भस्म कर दीजिए। पर वह चुड़ैल राम खिलावन जी की ओर ध्यान न देते हुए रमेश बाबू की ओर दयनीय स्थिति में देखते हुए अपने प्राणों की भीख मांगती रही। रमेश बाबू काफ़ी गंभीर लग रहे थे। वे राम खिलावन जी की बहू की ओर गुस्सा से देखते हुए बोले कि तुम कौन हो और इसे क्यों पकड़ी? इस पर वह चुड़ैल गिड़गिड़ाते हुए बोली कि मैं पास के ही जंगल में रहती हूँ, मैं बंजारा परिवार से हूँ। एक बार हमारे परिवार ने इसी जंगल के बाहर अपना टेंट लगाया था। शाम के समय मैं लकड़ी लेने जंगल में प्रवेश की। मुझे पता नहीं चला कि कब घने जंगल में पहुँच गई और रास्ता भी भटक गई। तब तक रात भी होने लगी थी। जंगल में पूरा अंधेरा पसरना शुरू हो गया था। मैं थोड़ी डर गई थी पर हिम्मत नहीं खोई थी। अचानक मेरे दिमाग में एक विचार आया। मैंने सोचा कि रात के इस अंधेरे में अब रास्ता खोजना ठीक नहीं, कहीं किसी जंगल जानवर का शिकार न हो जाऊं। इसलिए मैंने हिम्मत करके वहीं एक मोटे जंगली पेड़ पर चढ़कर बैठ गई। मैंने सोचा कि सुबह होते ही मेरे परिवार के लोग ज़रूर मुझे खोजने आएंगे और अगर नहीं आए तो मैं दिन में अपना रास्ता खोज लूँगी। पर वह रात शायद मेरी ज़िंदगी की समाप्ति के लिए आई थी। मैं जिस पेड़ पर चढ़कर बैठी थी उसी पेड़ पर एक प्रेत का डेरा था। आधी रात तो सब कुछ एकदम ठीक ठाक था, पर उसके बाद अचानक वह प्रेत कहीं से उड़कर पेड़ पर आ बैठा। उसके आते ही जैसे पूरे जंगल में भयंकर तूफान आ गया। अनेकों पेड़ों की डालियां तेज हवा से डरावने रूप से हिलने लगी थी। मुझे देखते ही वह जोरदार ढंग से अट्ठास किया और मुझे कोई प्रेतनी ही समझकर बोला कि तुम्हें पता है कि यह मेरा निवास है। मैं कुछ ज़रूरी काम से जंगल से बाहर गया था। तूने मेरे बसेरे पर कब्जा कर लिया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर वह मेरे तरफ झपटा। अत्यधिक डर से तो मेरी चीख निकल गई। मैं बहुत तेज चिल्लाई, मैं कोई प्रेतनी नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ, इंसान। मेरी बातों को सुनकर वह और ज़ोर से हंसने लगा और बोला कि मुझे एक संगिनी चाहिए। तुझे अगर यही सलामत रहना है तो मुझसे विवाह करना होगा। मैंने सोचा कि अब इस समय बस एक ही रास्ता है कि इसकी बातों को मान लिया जाए और दिन उगने के बाद यहाँ से खिसक लिया जाएगा। मैंने उसके यहाँ में हाँ मिलाते हुए अपनी सहमति दे दी। मुझे क्या पता था कि यह सहमति मुझ पर बहुत भारी पड़ेगी। इतना कहने के बाद राम खिलावन की बहू पर सवार वह चुड़ैल फूट फूट कर रोने लगी। रमेश बाबू थोड़े भावुक हो गए और उसके प्रति थोड़ी नरमी दिखाते हुए पानी भरा लोटा उसको पीने के लिए दे दिए। 2-4 घूंट पीने के बाद उसने फिर से कहना शुरू किया। मेरी सहमति देने के बाद वह प्रेत पता नहीं कहाँ गायब हो गया। उसके गायब होते ही मैंने थोड़ी चैन की सांस ली। पर यह क्या, अभी 10-15 मिनट बीते ही थे कि उस जंगल में जैसे भूचाल आ गया हो, एक बहुत बड़ा तूफान आ गया हो। कितने पेड़ों का पता नहीं क्या, कितनी डालियाँ टूटकर बिखर गई हों। कम से कम सैकड़ों भूत प्रेत वहाँ उपस्थित हो गए थे। चारों तरफ चीख पुकार मचा हुआ था। कुछ डरावनी ठास कर रहे थे तो कुछ इस डाली से उस डाली कूद रहे थे तो कुछ ताली बजाकर नाच रहे थे। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। तब तक वह प्रेत फिर से मेरे पास प्रकट हुआ और बोला कि विवाह की व्यवस्था करने चला गया था, अपने परिवार वालों को बुलाने चला गया था। शादी में इन सबको भी तो शरीक करना होगा। अरे यह क्या, अब तो मेरी सामत आ गई। पूरी शरीर पीला पड़ गया था। कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अचानक एक प्रेतनी वहाँ प्रकट हुई
और उस प्रेत से लड़ने लगी। वह प्रेतनी बोल रही थी कि मेरे रहते तू दूसरी शादी नहीं करेगा, कदापि नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। और इतना कहने के साथ ही उस प्रेतनी ने उस डाल से मुझे धक्का दे दिया और ज़मीन पर गिरने के कुछ ही समय मेरी दम टूट गई और मैं समाप्त हो गई। इतना कहने के साथ ही वह चुड़ैल फिर से रोने लगी थी। इसके बाद रमेश बाबू ने उस चुड़ैल को चुप कर रहने का इशारा करते हुए कहा कि आज के बाद तू इन गांव वालों को कभी परेशान नहीं करेगी। चुड़ैल ने हामी भरते हुए कहा कि ठीक है, पर मैं तो एक बहुत ही छोटी आत्मा हूँ। इन पास के जंगलों में तो पता नहीं कितनी भयानक भयानक आत्माएं विचरण करती हैं। आप उन सबको इस गांव वालों से कैसे बचा पाएंगे? उस चुड़ैल की इस बात को सुनते हुए रमेश बाबू हल्की मुस्कान में बोले, तू तो बकस, इन लोगों को बाकी भूत प्रेतों को कैसे निपटाना है वह तो मुझ पर छोड़ दे। इसके बाद रमेश बाबू ने उन लोगों को अब कभी न पकड़ने की बात की। बात उस चुड़ैल से 3 बार कबूल करवाई तथा साथ ही उसे थूककर चाटने के बाद ही जाने दिया। तो पाठकगण, रमेश बाबू ने उस चुड़ैल से तो गांव वालों को छुटकारा दिला दिया, पर क्या वे दूसरे भूत प्रेतों को उन गांव वालों से रक्षा कर पाए? राज को राज रहने दिया जाए। खैर, आप लोग बताइए कि यह भूतही काल्पनिक कहानी आप लोगों को कैसी लगी।